नमस्कार साथियों। हमेशा से हमें यही पढ़ाया गया और बताया गया कि भारत 1947 में आजाद हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि भारत कभी किसी का गुलाम था ही नहीं। भारत हमेशा से ही आजाद था। कुछ ये मुगल और अंग्रेज लुटेरों के रूप में भारत के अंदर घुस गए, भारत के ऊपर अब कब्जा कर लिया और ये भारत के ऊपर राज करने लग गए। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अचानक से कोई जो है वो आपके घर में घुस जाए, आपके घर वालों को बंधक बना ले और आपके ऊपर जो है वो राज करने लग जाए। तो इसीलिए जो है इनको हम व्यापारी नहीं कहेंगे, ये चोर थे, लुटेरे थे और डाकू थे, जो अचानक से भारत के भोले भाले लोगों को इन्होंने जो है वो अपनी गफलत में ले लिया और भारत के ऊपर ये जो है राज करने लग गए और लगभग जो है वो 200 से ज्यादा सालों तक भारत के ऊपर इन्होंने राज किया। तो वो जो राज करने वाली कंपनी थी, जिस कंपनी के तहत इन्होंने राज किया, वो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम जो है इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो 200 सालों तक भारत के ऊपर राज कैसे किया। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर लगभग 200 से ज्यादा सालों तक इसने राज किया और कैसे इसने जो है भारत के लगभग 15 से 20 लाख लोगों को जो है वो लगभग 200 से ज्यादा सालों तक जो है वो बंधक बनाए रखा और भारत को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतने लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी इस देश को उन कब्जाधारियों से मुक्त होने के लिए। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है लगभग 1599 में पहला अंग्रेज जो है वो भारत में आया, भारत भ्रमण के लिए आया और उसने जब भारत में चारों तरफ जो घूमा तो उसने जो है जब देखा कि भारत में जो है पूरी तरीके से धन संपदा है, भारत में चाय है, भारत में कपड़ा है, भारत में रेशम है, भारत में खनिज संपदा भरी पड़ी है। तो इस शख्स ने जिसका नाम जॉन मिडेन हॉल था, इसने जो है वो जब ये वापस ब्रिटेन गया तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लगभग 217 लोगों का एक समूह था और ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। लोगों को कई बार इस बात की गफलत है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ब्रिटेन की सरकारी कंपनी थी। ये सरकारी कंपनी नहीं थी, ये पूरी तरीके से ब्रिटेन की एक निजी कंपनी थी और इसका जो एक तरीके से ओनर जो था वो जेम्स वॉट्स था। और इसी ये जो जॉन मिडेन हॉल था, जो भारत में भ्रमण करने के बाद जब 1599 में जब ये भारत में भ्रमण करके वापस 1600 में ब्रिटेन चला गया तो उसके बाद जो है इसने उन 217 लोगों के साथ इस बातचीत को किया और इस बात को बताया कि भारत जो है वो पूरी तरीके से धन संपदाओं से, खनिजों से, चाय से, रेशम से, कपड़े से भरा पड़ा है और भारत को जो है वो लूटा जा सकता है। तो भारत को लूटने की जो शुरुआत हुई और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो इन अंग्रेजों ने 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में इसकी स्थापना की और उसी वक्त जो है इन्होंने इस बात को तय कर लिया था कि भारत को जो है वो किस तरीके से लूटा जा सकता है। जैसे ही इन्होंने कंपनी की स्थापना की उस समय वहां पर जो है वो रानी एलिजाबेथ द्वितीय का वहां पर शासन चल रहा था और इस रानी एलिजाबेथ से जो है इन्होंने एक चार्टर साइन करवा लिया, जिसको जो है हम एक राजपत्र भी कह सकते हैं, उसको हम एक लूट का पत्र भी कह सकते हैं। और इन्होंने उस रानी एलिजाबेथ से जो है उसको मनाने में ये सफल हो गए कि भारत के ऊपर आप हमें जो है वो शासन करने का, भारत की धन संपदा को लूटने का आप हमें जो है एक परमिट दे दीजिए। और इन्होंने जो है उस रानी एलिजाबेथ द्वितीय से जो है एक ये परमिट ले लिया, लूट का पत्र साइन करवा लिया। इस लूट के पत्र में जो है वो इन्होंने जो है इस बात को तय करवा लिया कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भारत में लूट नहीं कर सकती है और ना ही करेगी। तो इसीलिए एक तरीके से इन्होंने उस पत्र को जो है वो एक तरीके से इजाजतनामा उस रानी से ले लिया और भारत में ये लगभग घुस गए। और जब ये भारत में घुसे तो इन्होंने देखा कि भाई चारों तरफ जो है वो
भारत जो है वो सोने की चिड़िया उस समय थी। भारत चारों तरफ से जो है वो धन संपदाओं से भरा हुआ था और उस समय लगभग जो थे वो भारत उस समय जो था वो भारत के ऊपर मुगलों का शासन था। तो ये इतने चतुर थे ये अंग्रेज, इन्होंने भारत को जो है वो लूटने की योजना जो बनाई वो मुगलों के साथ रहकर इन्होंने भारत को लूटने की योजना बनाई। जब सन 1605 के करीब जो है वो अकबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है उसका जो बेटा था, जो दूसरा लुटेरा था जिसको हम जहांगीर कहते हैं, उसने जो है वो भारत की सत्ता पर वो जो है आसीन हो गया और उसने जो है वो भारत के ऊपर राज करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो जहांगीर था वो बहुत ही एक तरीके से इतना भयंकर लुटेरा था कि उसने जो है भारत को लगभग चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से उसने जो है भारत की धन संपदा को उसने लूटने का काम शुरू कर दिया। तो जब ये भारत में अंग्रेज आए तो इन्होंने उस जहांगीर को जब इन्होंने देखा तो जहांगीर की जो एक खास बात थी वो ये थी कि वो जो है वो फारसी जानता था, वो हिंदी बोलनी या अंग्रेजी बोलनी वो जानता ही नहीं था। तो वो उस जहांगीर के पास जब ये गए तो उस जहांगीर से जो है उस जहांगीर को ये मनाने में सफल हो गए और इन्होंने ये कहा उस जहांगीर को कि भाई हम जो हैं वो आपके साथ एक व्यापार करेंगे, आपके साथ जो है एक संबंध हम बनाएंगे। मैं जहांगीर ने भारत के लोगों के ऊपर बहुत ही भारी टैक्स लगा रखे थे। उसके टैक्स से परेशान होकर एक बार भारत के लोग एक ब्रिटेन के अंग्रेज कप्तान थे जिनका नाम सर जेम्स था, उनके पास अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे और जहांगीर से उनके टैक्स को कम करवाने और माफ करवाने के लिए उन्होंने सर जेम्स को जो है वो अर्जी दी। सर जेम्स जब उनकी अर्जी को लेकर जहांगीर के पास पहुंचे और जहांगीर को उन्होंने मनाने की कोशिश की कि आप भारत के लोगों से उनके ऊपर लगाए हुए टैक्स के या तो कम कर दीजिए या माफ कर दीजिए, तो जहांगीर जो था वो इतना क्रूर लुटेरा था कि उसने भारत के लोगों के ऊपर टैक्स जो लगा रखे थे उनको माफ करने से और उनको समाप्त करने से, उनको कम करने से उसने पूरी तरीके से सर जेम्स को जो है वो मना कर दिया। अब चूंकि अंग्रेज जो थे वो बड़े चतुर थे तो अंग्रेजों को जो है अब ये तरकीब उन्होंने खोजने की शुरू की कि जहांगीर की जो है वो क्या कमजोरी है। क्योंकि जहांगीर जो था वो बहुत ही शराब पिया करता था, वो बहुत ही एक शराबी था। तो इसलिए जो है जब सर जेम्स को इस बात का पता चला कि जहांगीर जो है वो बहुत ही बड़ा शराबी है, दारूबाज है, तो उन्होंने जो है वो ब्रिटेन से उसके लिए खास तरीके की जो है वो शराब को मंगवाना शुरू कर दिया और उसके साथ उसको भेजना उन्होंने लगातार शुरू कर दिया। और जब सर जेम्स को जो है वो इस बात का एहसास हुआ कि जहांगीर अब जो है वो उनके कब्जे में, उनकी बातों में फंस गया है, तब सर जेम्स ने जो है वो उसके सामने प्रस्ताव रखा कि हम भारत में अपनी फैक्ट्री को लगाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी भारत में फैक्ट्री शुरू हो जाए। क्योंकि जहांगीर उस समय पूरे देश में सर्वा था, वो मुगलों का एक तरीके से बादशाह था। तो वो ही जहांगीर था जिसने सर जेम्स को जो है वो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में सन 1613 में लगाने की इजाजत दी और अंग्रेजों की वो पहली फैक्ट्री थी जो भारत में जिसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे भारत में ये आगे फैलने लग गई। 1623 में इसने उड़ीसा में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई और सन 1651 में इसकी तीसरी फैक्ट्री कलकत्ता के हुंगली में जाकर इनकी फैक्ट्री लगी। चूंकि अंग्रेज जो थे इस बात को समझ गए थे कि ये जो चार्टर्ड है, जो उन्होंने रानी एलिजाबेथ से साइन करवा रखा था, वो चार्टर्ड की जो मियाद थी वो लगभग 15 ही साल मियाद उसकी थी। उसका पैमाना था कि वो 15 साल तक ही उस कंपनी को जो है वो भारत में चला सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्य रहा भारत के लोगों के ऊपर कि उन्होंने उस रानी एलिजाबेथ से जो है अगले 20 सालों के लिए जो है उस कंपनी के चार्टर्ड को बढ़वा लिया और 20 साल करते अंग्रेज 1600 से लेकर और 1858 तक अंग्रेज जो हैं वो भारत के ऊपर एक छत्र राज करते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर लगातार राज करती रही
और वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जिसके पास लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा फौज थी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन लगभग शुरू हो गया था जब भारत में पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई 1857 में। और 1857 ही वह क्रांति थी जिसने अंग्रेजों की ताबूत में कील ठोकने का काम कर दिया था। और सन 1858 में जब रानी एलिजाबेथ को इस बात का लगने लग गया कि अब अंग्रेजों की पकड़ भारत के ऊपर से और ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ भारत के ऊपर से कमजोर होती जा रही है, तो सन 1875 में रानी एलिजाबेथ ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त कर लिया। और उसके बाद पूरी की पूरी कमान भारत की जो है वो रानी एलिजाबेथ ने अपने हाथों में ले ली। अच्छा, चूंकि दूसरी तरफ क्या था कि जो डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, वैसे पुर्तगालियों ने भारत का जो खोज कर ली थी वो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली थी, और वो केरल के तट के ऊपर आके रुक गया था। इसीलिए यही कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। और जो गोवा का पश्चिमी जो तट है भारत का, यानी गोवा का जो इलाका है, उसके ऊपर जो है वो पूरी तरीके से इन लोगों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से कब्जा था। और ये पूरे जो ये सदर्न बेल्ट है, जितना भी साउथ इंडिया है, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। चूंकि केरल जो था वो उस समय भी और आज भी जो था वो मसालों का एक पूरा का पूरा एक गढ़ बना हुआ था। इसीलिए जो वास्को डी गामा और पुर्तगाली जो लोग थे वो लगातार भारत से जो है वो मसालों का व्यापार कर रहे थे। क्योंकि दूसरी ओर अंग्रेजों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अगर ये पुर्तगाली, फ्रांसीसी लोग अगर इन्होंने भारत के व्यापार से ये नहीं यहाँ से गए तो ये तुम्हारे बीच में जो है वो प्रतिस्पर्धा को पैदा कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने जो है वो लगातार पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का और डच लोगों का जब वो व्यापार करते थे जहां पानी के जहाजों से, तो उनके जहाजों को उन्होंने बिल्कुल डुबाने की कोशिश की और जहाजों के ऊपर हमला उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे ही अंग्रेजों ने इन पुर्तगालियों और डच और फ्रांसीसियों के व्यापारियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे जो थे वो ये सारे व्यापारी पुर्तगाली और डच और फ्रांसीसी, इनका जो है वो भारत के ऊपर इनकी पकड़ कमजोर हो गई। और धीरे धीरे जो पूरी भारत की सत्ता है वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो कंपनी थी जिसने भारत के लगभग उस समय के 15 से 20 लाख लोगों को जो है वो अपने अधीन कर लिया था। और लोगों को, लाखों लोगों को जो है वो अपनी इसमें शहादत देनी पड़ी, शहीद होना पड़ा। और आज हमें धन्यवाद करना चाहिए उन हमारे महापुरुषों का, छत्रपति शिवाजी से लेकर संभाजी महाराज से लेकर प्रताप तक, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर, जिन्होंने जो है इस देश को आजाद करवाने के लिए अपने बलिदानों का आहुति दे दी। और आज जिस भारत में हम, स्वतंत्र भारत में हम जिस भारत में रह रहे हैं, वो आज उन्हीं महापुरुषों की देन है। और आपको जानकर इस बात की और भी खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगी कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत के ऊपर लगभग 200 सालों से अधिक राज किया, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 120 करोड़ रुपए में भारत के ही एक शख्स दीपक मेहता ने जो है उसको खरीद लिया था। और आज वो ब्रिटेन में जो है उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक बने हुए बैठे हैं। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक बनकर उन्होंने जो है ब्रिटेन में अपना पूरा का पूरा कारोबार उन्होंने फैला रखा है। और आज ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाय का, कॉफी का ऑनलाइन प्रोडक्ट इसको सेल करती है और बेचती है। तो आज इस बात को हमने जानने की कोशिश की और समझे हम कि कोई भी, कितनी भी बड़ी कोई कंपनी हो, जब वो क्रूर तरीके से लोगों के ऊपर शासन करने की कोशिश करती है तो उसका अंत जो है इसी तरीके से होता है। और हमें आज इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि एक भारतीय जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक बन बैठा है, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों लोगों के ऊपर जुल्म के, अत्याचार के, लूटमारी की भारत में। तो आज हमने जो है इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता के साथ इसको हमने बनाया। तो वीडियो को उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।
कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था।